हेलो एवरीवन। और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। क्लियर। जो बाकी के लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो ऑल दीज processes, these are very important for the survival of the organism. पर रिप्रोडक्शन जो है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। क्लियर। रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसके सर्वाइवल पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता। यानी कि द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन ऑल्सो। तो क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्पीशीज। वो अपने पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करते हैं बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। सो द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, क्लियर, ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। और किसी भी चीज को हम नोटिस कैसे करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम नोटिस कैसे करेंगे? जब वो ज्यादा नंबर में होंगे। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? किसी भी स्पीशीज का नंबर बढ़ता है। द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। क्लियर। अगर किसी भी स्पीशीज का नंबर बहुत कम होगा या पॉपुलेशन साइज बहुत कम है तो क्या होगा? हम उनको नोटिस भी नहीं करेंगे। क्लियर। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन जो होती है वो दो प्रकार की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो भी यहाँ पे प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट। तो इसे हम क्लोन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, क्लियर। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभार वेरिएशन आ सकती हैं। सो व्हाट आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो क्या होता है जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है, या हम बोल सकते हैं डीएनए की जब सिंथेसिस हो रही होती है, या जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन कब होती है? जब सेल डिवाइड करता है। जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, और इसके अलावा जो सेलुलर एपरेटस होता है वो भी डिवाइड करता है। ओके, क्लियर। तो क्या होता है, रेप्लिकेशन के दौरान कुछ एरर्स आते हैं। तो एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। सो इट एड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स टू दी सिंगल स्ट्रैंडेड पेरेंटल डीएनए। तो डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, पहले वो अनवाइंड करता है, और अनवाइंड की वजह से वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। अब कभी कभार क्या होता है, इस प्रोसेस में अ रॉन्ग बेस इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ द वेरिएशन। तो यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गई बिकॉज नाउ अ रॉन्ग बेस इज इनकॉर्पोरेटेड। सो दिस इज वन सोर्स ऑफ वेरिएशन। और क्या हो सकता है, कभी कभार म्यूटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि these mutations can lead to change in the single base pair। एक बेस पेयर में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है।
तो एडेनिन था, एडेनिन की जगह कुछ और बेस आ गया, साइटोसिन आ गया, ग्वानिन आ गया, ठीक है। तो दिस लीड्स टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म which is due to change in the single base pair. So this is also a source of variation in the asexual reproduction. Clear? फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि यहाँ पे बाय पेरेंटल कंडीशन होती है। तो एक पेरेंट होता है मेल, दूसरा पेरेंट होता है फीमेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनिज्म जो है, स्पेशली जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें वेरिएशन बहुत ही कम होते हैं। जो प्रोजेनी होती है इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? एज देयर इज नो वेरिएशन, सो देयर इज वेरी स्लो एवोल्यूशन, और जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी that show less adaptability, means that won't be able to adapt to the changing environment, ठीक है। और उसको डिजीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो देयर इज हाई डिजीज रिस्क। अगर कोई भी एक डिजीज आया, इट कैन वाइप आउट द एंटायर स्पीशीज। क्लियर? सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन होती है। जो भी वहां पे प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ऑफरिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। दे कैन बी सिमिलर टू वन ऑफ द पेरेंट, बट दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दे शो वेरिएशन। अब ये वेरिएशन कैसे आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो पहला सोर्स तो क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला सोर्स क्या है वेरिएशन का? तो पहला सोर्स है जब गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। क्लियर? मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, सो दिस कॉजेज वेरिएशन। तो पहला सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स क्या है? यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल जो होगा पेरेंट, वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है वो पेरेंट, वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? अब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, जिसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब जो जाइगोट बना उसमें क्या आ रहा है? हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स आ रहे हैं फादर से, एंड और जो दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज कमिंग फ्रॉम द मदर। सो वन सेट इज कमिंग फ्रॉम फादर, अनदर सेट इज कमिंग फ्रॉम द मदर। तभी जो जाइगोट होता है वो हो जाता है डिप्लॉयड। तो यहाँ पे मदर और फादर के जो जेनेटिक मटेरियल था वो कंबाइन हो रहा है जाइगोट में। सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो आप पेपर मोथ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलपमेंट इन बैक्टीरिया, इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। सो हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फ्लावरिंग प्लांट्स? ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पहले फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम कंसंट्रेट करेंगे ये जो फ्लावर है उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो इस लेक्चर की अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, वो फ्लावर में लोकेटेड होते हैं। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आइए पहले ये देख लेते हैं।
जो फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेपल्स. अब सेपल्स क्या होता है? दे आर मॉडिफाइड लीव्स ओनली. तो आउटर मोस्ट वर्ल होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेपल्स, और कलेक्शन ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं? कैलिक्स. तो आउटर मोस्ट वर्ल हो गया आपका कैलिक्स. फिर इसके जो अंदर वर्ल होता है, सो द वर्ल इनर टू द कैलिक्स, उसको बोलते हैं हम कोरोला. तो कोरोला क्या होता है? कोरोला इज द कलेक्शन ऑफ द पेटल्स. ये पेटल्स का कलेक्शन है. फिर कोरोला के अंदर जो एक वर्ल होती है, सो द वर्ल इनर टू द कोरोला, it is known as androecium, and androecium is made up of the stamens. Clear? So stamens, it represents the male reproductive organ. Clear? फिर जो inner most wall होता है, उसको बोलते हैं हम gynoecium, और gynoecium किसका बना होता है? पिस्टल का. क्लियर? तो हम स्टेमन और पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में. स्टेमन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, पिस्टल जो होता है उसके क्या पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है. क्लियर? तो आपको समझ में आ गया ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के. ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, और एंजियोस्पर्म की क्या खासियत है? हियर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट. क्लियर? तो फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या हो गए? तो 4 हो गए इसके वर्ल्स. 4 वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं फ्लावर में. 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट. आउटर मोस्ट वर्ल हो गई कैलिक्स, विच इज मेड अप ऑफ सेपल्स. उसके अंदर की जो वर्ल होती है वो होती है कोरोला, विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स. फिर उसके अंदर जो वर्ल होती है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, विच कंप्राइजेज ऑफ द स्टेमन्स. और जो इनर मोस्ट वर्ल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ द पिस्टल. पिस्टल रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, okay, of the angiosperm. Now stamen and pistil are the reproductive parts of the flower which contains the germ cell. तो stamen जो है and जो pistil है, ये reproductive parts क्यों हैं? Because they contain the germ cells. Okay, तो stamen जो होता है वो male gametes produce करता है, और जो pistil है it is involved in the production of the female gamete. क्लियर? अब जो स्टेमन होता है, क्लियर, उसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और जो पिस्टल होता है उसमें क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस बेसिकली होता है ओव्यूल में, विच इज प्रेजेंट इन द ओवरी, विच इज द पार्ट ऑफ द पिस्टल. इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में. क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं अब हम. Clear? Now what possible functions could the petals and sepals serve? तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है. दिस इमेज इज depicting the parts of the flower. So this is the longitudinal section of the flower showing you various part of the flower. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट वर्ल है सेपल, ओके, जिसको बोलते हैं कैलिक्स. कैलिक्स इज द कलेक्शन ऑफ द सेपल्स. सेपल्स यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है. फिर जो सेपल के जो अंदर एक वर्ल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेटल. पेटल्स जो होती हैं वो यूजुअली होती हैं कलर्ड. ओके, ठीक है. फिर पेटल्स के अंदर की जो वर्ल होती है वो हो गई एंड्रोशियम. तो आप देख सकते हैं एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ दिस स्टेमन्स. क्लियर? स्टेमन्स जो होती हैं रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमन फर्दर इज डिवाइडेड इनटू फर्दर. स्टेमन क्या क्या कंसिस्ट करता है? एंथर एंड द फिलामेंट. तो फिलामेंट इज अ स्टॉक, क्लियर, विच बियर्स द एंथर. और जो एंथर हैं, एंथर में क्या होता है? एंथर में पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. तो एंथर के कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम स्पोरोजिनस सेल्स. ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ये होते हैं डिप्लॉयड,
और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, दीज गिव राइज टू दी माइक्रोस्पोरोसाइट, जिसको हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं। तो पोलन मदर सेल भी डिप्लॉयड होता है। अब पोलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो ये जो पोलन मदर सेल है, इसमें मियोसिस होती है। और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। दैट्स व्हाई द पोलन व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, दे आर हैप्लॉइड। तो एंथर में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। ठीक है। इसके बाद जो पोलन ग्रेन जो है, जब वो स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये स्टिग्मा है। क्लियर? जब वो स्टिग्मा पे लैंड करता है तो पोलन जर्मिनेट करता है, इट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब। क्लियर? और पोलन ट्यूब जो है, इट कैरीज द 2 मेल गैमीट्स। ठीक है। फिर जो इनर मोस्ट वर्ल हो गया, दैट इज मेड अप ऑफ द गाइनोशियम, उसको कहते हैं गाइनोशियम, विच कंप्राइजेज ऑफ द पिस्टल। ये पिस्टल आप देख सकते हैं यहां पे। अब पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो स्वोलन होता है। सो दिस स्वोलन लोअर मोस्ट पार्ट, इट इज नोन एज द ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो ओवरी कंसिस्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर होता है फीमेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं एग। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पे ओव्यूल is present within the ovary. So this is the characteristic feature of the angiosperms. तो ओव्यूल आगे चल के सीड में डेवलप होते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होती है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द ओवरी। ठीक है। दैट्स व्हाई सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट। क्लियर? बिकॉज ओव्यूल इज एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। ओव्यूल सीड में डेवलप करता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप करता है। Clear? So that's why seeds are enclosed within the ovary. Clear? तो आपको पता लग गया what are the parts of the flower. So it consists of sepals, petals, stamens and pistil. तो ovary is the lowermost swollen part. उसके बाद एक ovary leads to the style. तो आप देख सकते हैं ये style है यहाँ पे। Style is the elongated part through which the pollen tube travels and it reaches the ovule which is present in the ovary. फिर जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट। इसको रिसेप्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिसीव्स द पोलन। ठीक है। और अगर पोलन कंपैटिबल होगा, अगर वो राइट टाइप का होगा, तो क्या होगा? पोलन जर्मिनेट करेगा। अगर पोलन कंपैटिबल नहीं होगा, वो रॉन्ग टाइप का होगा, तो पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा। तभी हम बोलते हैं स्टिग्मा को इट इज द रिसेप्टिव पार्ट, इट रिसीव्स द पोलन। और यहां पे कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो इसकी वजह से इट इज डिटरमाइंड वेदर द पोलन इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। क्लियर? अब पेटल्स और सेपल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो आपको पता है पेटल्स जो होती हैं वो होती हैं कलर्ड। पेटल्स आपने देखा होगा, जनरली वो अलग अलग कलर्स की होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पिंक कलर दिख रहा है। क्लियर? तो ये किसी भी कलर की हो सकती है, वायलेट कलर या कोई और कलर, रेड कलर। ठीक है। क्लियर? तो ये जो पेटल्स का कलर है, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स एंड द पॉलिनेटर्स। ओके। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है? जैसे ये हनी बी को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे कि हनी बी, ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। सो दे ब्रिंग द पोलन, दे कैरी द पोलन, एंड व्हेनेवर दे सिट ऑन द फ्लावर, देन दे pollinate the pollen, means they transfer the pollen, okay, on the stigma of the flower, of the another flower. So they are the agents of the pollination. Clear? ठीक है। So this is the role of the petals. Petals helps in the petals helps to attract the pollinators. Clear?
अब सेपल्स का क्या रोल हो गया? तो सेपल्स जो है दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं स्टेमन्स एंड दी पिस्टल, इसको सेपल्स प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? सेपल्स जो होते हैं दैट आर यूजली ग्रीन इन कलर। क्लियर? तो सेपल्स जो होती हैं वो क्या क्या करती हैं? इट प्रोटेक्ट्स दी पेटल्स ऑल्सो एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो सेपल्स होती हैं दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच एज बड्स which are formed on the stem. So these are the importance of the sepals. Clear? अब आगे चलते हैं हम। Now the flower may be unisexual. ठीक है, जैसे कि पपाया, मेलन। तो ये जो दोनों प्लांट्स होते हैं इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ईदर मेल और दी फीमेल। तो या तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या इसमें होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल सच एज पपाया और वाटरमेलन। नाउ व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमन्स और द पिस्टल। ठीक है, तो ये होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो फ्लावर जो हो सकते हैं वो बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड जो प्लांट होता है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिसमें दोनों, ठीक है, स्टेमन्स भी प्रेजेंट है और पिस्टल भी प्रेजेंट है। मीन्स both the reproductive parts are present in one flower. ठीक है, now stamen is the male reproductive part and it produces the pollen grain that are yellowish in color. तो stamens का क्या रोल है, या हम stamens को हम male reproductive part क्यों कहते हैं? Because stamens are involved in the production of the pollens. ठीक है, pollens को आप pollen grains भी बोल सकते हैं। ये haploid structures होते हैं और pollen grains आगे चल के दो मेल गैमीट्स बनाते हैं विच फ्यूजेस विद द एग। उसमें से एक मेल गैमीट है, इट फ्यूजेस विद द एग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में होती है, वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होती है। फर्स्ट मेल गैमीट है, इट फ्यूजेस विद द, या यू कैन से वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर मेल गैमीट इट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। तो उसके बारे में आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेमन का रोल पता लग गया। ठीक है, स्टेमन का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको क्या बताया था। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट विच बियर्स द एंथर, बाइलोब्ड एंथर। एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है, यानी कि उसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब में, ठीक है, दो पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो लोब्स हो गए, यानी कि चार पोलन सैक्स प्रेजेंट हो गए उसमें, क्योंकि हर एक लोब में दो पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोलन सैक्स के अंदर पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्लियर? सो स्टेमन्स दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। और जो पोलन्स होते हैं ये जनरली येलोइश कलर के होते हैं। क्लियर? आपने कभी कोई येलो डस्ट देखी होगी जो फ्लावर से निकल रही है, ठीक है, या जो आपने देखा होगा जब एंथर डिहाइस करता है तो एक व्हाइट सा पाउडर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं, तो वो जो व्हाइट पाउडर है दैट आर नथिंग बट दीज आर पोलन्स एंड पोलन्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, और ये पोलन्स जो होते हैं जनरली ये बहुत लाइट वेट होते हैं, कभी कभार ये विंग्ड भी होते हैं। सो दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड टू वेरियस प्लेसेस। So wind is also a pollinating agent. Pollen grains can also be transferred through water. Clear? ठीक है, इसके अलावा बायोटिक पॉलिनेटर्स भी होते हैं जैसे कि हनी बी हो गया। क्लियर? पॉलिनेशन कैन बी डन बाय बैट्स ऑल्सो, जिसको बोलते हैं हम कायरैप्टेरोफिली। क्लियर? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटीमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनीमोफिली। Pollination by water is known as hydrophily. ठीक है? Now you must have seen this yellowish powder that often sticks to your hand if
you touch the stamens of the flower. तो अगर आप फ्लावर के स्टेमन को अगर टच करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके हाथ पर कुछ येलो पाउडर स्टिक हो जाएगा. ये जो येलो पाउडर है, दिस इज नथिंग बट दीज आर दी पोलन्स which are produced in the anther of the stamen. Now, अब बात करते हैं पिस्टल के बारे में. So, pistil is present in the center of the flower and is the female reproductive part. तो पिस्टल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है. और पिस्टल जो है इसको एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है गाइनोशियम. क्लियर? जैसे स्टेमन्स को नाम दिया गया है एंड्रोशियम, ठीक है, वैसे ही पिस्टल जो है उसको नाम दिया गया है गाइनोशियम. सो गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ द पिस्टल, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन्स. ओके, स्टेमन्स जो है वो बहुत सारी स्टेमन्स हो सकती हैं. क्लियर? 5 स्टेमन्स हो सकती हैं, 3 स्टेमन्स हो सकती हैं, ठीक है. तो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन एंड गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ द पिस्टल. क्लियर? पिस्टल को आप कार्पल भी बोल सकते हैं. तो कभी कभार एक से ज्यादा कार्पल भी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी कंडीशन. क्लियर? अब जो पिस्टल है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टल के. जो स्वोलन बॉटम पार्ट होता है मैंने आपको बताया, दैट इज नोन एज द ओवरी विच कंसिस्ट ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट होता है विच इज द फीमेल गैमीट. ठीक है, फिर ओवरी लीड्स इनटू इलोंगेटेड पार्ट. तो मिडल पार्ट होता है इट इज इलोंगेटेड पार्ट और उसको बोलते हैं हम स्टाइल. और जो टर्मिनल पार्ट होता है जो कि थोड़ा स्टिकी होता है उसको बोलते हैं हम स्टिग्मा. ओके, दिस इज क्लियर. तो पिस्टल के क्या पार्ट हो गए? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. नाउ द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज अ एग सेल. तो मैंने आपको बताया था ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक ओव्यूल में एग सेल प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो वही है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल विच इज द फीमेल गैमीट which fuses with the male gamete and forms the zygote and the embryo. Now the male germ cell produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule. अब जो pollen grains है, क्लियर, वो मेल गैमीट्स बनाते हैं. क्लियर? जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो यूजुअली 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है. 2 सेल मतलब 2 सेल्स. क्लियर? तो जो बड़ा सेल होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो छोटा सेल होता है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गैमीट्स बनाता है. तो पोलन ग्रेन्स, आपको ये याद रखना है, पोलन ग्रेन्स दे फॉर्म दी 2 मेल गैमीट्स, जिसको यहाँ पे ये बोल रहे हैं जर्म सेल्स. तो जर्म सेल्स आर नथिंग बट दीज आर दी गैमीट्स. सो द मेल germ cells, the gametes, they are produced by the pollen grains, and these and the male gamete it fuses with the female gamete which is the egg cell which is present in the ovule. So this fusion of the germ cell or fertilization gives us the zygote which is capable of growing into new plant. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स. क्लियर? फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट. तो ये होता है फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. ठीक है, तो जाइगोट क्या हो गया? ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया. इट इज अ यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉयड गैमीट्स. ठीक है, अब जाइगोट जो है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट. ओके, क्लियर? अब आगे चलते हैं. नाउ thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. अब पोलन तो प्रोड्यूस हो गया, ओके, इन द एंथर्स ऑफ द स्टेमन्स. अब पोलन जो है
दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू दी स्टिग्मा, क्लियर, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। तो इस ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? इस ट्रांसफर को बोलते हैं पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन, क्लियर। अब बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर है, ठीक है, वाटर है, तो ये दोनों है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, क्लियर। तो पोलन जो है वो एयर उसको कैरी करती है, क्लियर, एंड इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड इट कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा, क्लियर। तो दैट्स व्हाई पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि बिकॉज ये जो एयर कैरी कर रहा है पोलन या वाटर कैरी कर रही है पोलन, दैट इज नॉन डायरेक्शनल, रैंडम डायरेक्शन में पोलन्स आर ट्रांसफर्ड, पोलन्स आर कैरिड एंड पोलन्स आर डिस्पर्स्ड, आप बोल सकते हैं रैंडमली। तो ये जो पोलन जो है उनका ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। एयर किसी भी उसमें फ्लो कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, वैसे ही वाटर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। So this transfer by air and water, this is non-directional. So to increase the chance of fertilization, so for increasing the chance of landing on the stigma, large number of pollens are produced. तो air और water, these are the abiotic pollinating agents. इसके अलावा बायोटिक pollinating agents भी होते हैं, जैसे कि insects हो गए, ठीक है, हनी भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो pollination by इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली, क्लियर, ठीक है। एनिमल्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो कैरी पोलन्स। तो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज जूफिली, ओके। बैट्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, तो पॉलिनेशन बाय बैट्स इज नोन एज कैरेप्टेरोफिली, क्लियर। सो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन, ओके, ओके, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। So if the transfer of the pollen occurs in the same flower, it is referred to as self-pollination. Clear? ठीक है। तो यूजली सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में both the reproductive parts are present in the same flower, यानी कि मेल reproductive part and the female reproductive part, they are both present in the same flower. या आप ये भी कह सकते हैं stamens and pistil they are present in the same flower, ओके। तो यहां पे एंथर से पोलन रिलीज हुए, ठीक है, एंड दे लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बिकॉज द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, होना जरूरी है, क्लियर। दूसरे प्रकार की पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है? द पोलन्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। So on the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another flower, this is known as cross pollination. क्लियर? यहाँ पे दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं। अब ये जो फ्लावर है या तो सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो सकता है या इट कैन बी प्रेजेंट ऑन दी अनदर प्लांट, क्लियर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं। तो पहला तो है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। Now this transfer of pollen from one flower to another is achieved by the agents like wind, water or the animals. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है, पर क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए
pollinating agents are required. क्योंकि the pollen has to travel now. It has to travel. Sometimes it has to travel long distances. Clear? So the transfer of the pollen from one flower to another flower, it is known as cross-pollination. So this can be achieved by abiotic and biotic agents. So wind and water, these are the abiotic agents, or pollinating agents can be animals also. ठीक है? So pollination by wind is known as anemophily. Pollination by water is known as hydrophily. Pollination by animals is known as zoophily. Clear? Now, after the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are present in the ovary. तब क्या होता है? Pollination हो गई. Now the pollen has landed on the stigma. Stigma is the receptive part. अब वहां पे क्या होता है? इस पोलन की रिकॉग्निशन होती है by the chemicals present on the stigma. Clear? तो यहां पे क्या होता है? पोलन और पिस्टल के बीच में इंटरैक्शन होती है. क्लियर? तो पोलन इज रिकॉग्नाइज्ड. अब पोलन रिकॉग्निशन के बाद क्या होता है? या तो पोलन कंपैटिबल होगा या पोलन होगा इनकम्पैटिबल. अगर पोलन कंपैटिबल है यानी कि वो राइट टाइप का है तो पोलन जर्मिनेट करेगा और वो बनाएगा पोलन ट्यूब. अगर पोलन जो है वो इनकम्पैटिबल है देन इट विल नॉट जर्मिनेट, यानी कि पोलन इनकम्पैटिबल मतलब वो रॉन्ग टाइप का है. ठीक है? अब पोलन अगर राइट टाइप का है तो वो जर्मिनेट करेगा, वो बनाएगा पोलन ट्यूब. और पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है? पोलन ट्यूब विल कैरी दी 2 मेल गैमीट्स. नाउ द पोलन ट्यूब इज ट्रेवल्स थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल. स्टाइल हमने देखा था, इट इज द मिडल इलोंगेटेड पार्ट. तो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल के अलोंग वो मूव करती है. It travels through the style and it reaches the ovule which is present within the ovary. ठीक है? अब ovule जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है. अब पोलन ट्यूब जो है it is attracted towards this chemical and finally the pollen tube enters into the ovule and then into the embryo sac and then it releases the 2 male gametes into the embryo sac. Embryo sac में क्या प्रेजेंट था? फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमीट. ठीक है? एक्स सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. उसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन. वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एक्स सेल एंड फॉर्म्स द जाइगोट व्हिच विल then later on form the embryo and embryo will later on form the new plant. Okay, clear? Now, so after the pollen land on the suitable stigma, it has to reach the female germ cell which is present in the ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain. ठीक है? यानी कि पोलन ट्यूब बनती है and travels through the style to reach the ovary. क्लियर? तो मैंने आपको बताया था ओव्यूल कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. यानी कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? मूवमेंट और ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स. ठीक है? तो यहाँ पे पोलन ट्यूब इज मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल्स विच आर रिलीज बाय द ओव्यूल. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. अब जाइगोट बन गया. जाइगोट हो गया एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है यानी कि इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है? यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है इट इज नोन एज जाइगोट. ठीक है? अब जाइगोट जो है उसमें डिविजन्स होती हैं बहुत सारी, और ये डिविजन्स क्या होंगी? माइटोटिक डिविजन्स होगी. तो इसमें बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स होती हैं जिससे कि बनता है एम्ब्रियो. क्लियर? तो यहाँ पे डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होती है. अब एम्ब्रियो बन गया. ठीक है? एम्ब्रियो जो है वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें आप स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं. प्लीम्यूल देख सकते हैं, रेडिकल देख सकते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस देख सकते हैं. प्लीम्यूल जो है वो शूट में डेवलप करेगा. ठीक है? रेडिकल है वो रूट में डेवलप करेगा. क्लियर? ठीक है? तो जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो विल फर्दर गिव राइज टू द न्यू प्लांट. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है?
जो ओव्यूल है, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट. That's why we say in angiosperms seeds are enclosed within the fruit. Okay, or seeds are enclosed within the ovary. अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया. इसके बाद जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड. क्लियर? तो ये सारी हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है. क्लियर? जाइगोट बन गया, ठीक है. उसके बाद ओव्यूल सीड में डेवलप हो गया और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो गया. सो दीज आर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओव्यूल इज सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट्स. क्लियर? अभी जो इंटेग्यूमेंट्स हैं दैट डेवलप इनटू अ टफ कोट, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टा. क्लियर? सो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट. इसके अराउंड एक टफ कोट बन जाता है, ठीक है. और ये टफ कोट किससे बनता है? इंटेग्यूमेंट से. ओके, विच सराउंड्स द ओव्यूल. सो बिफोर फर्टिलाइजेशन इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के अराउंड, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस टफ कोट इज प्रेजेंट, जिसको हम टेस्टा भी बोलते हैं, इसको हम सीड कोट भी बोल सकते हैं. So ovules develop a tough coat and is gradually converted into the seed. An ovary grows rapidly and ripens to form the fruit. The fruit is nothing but fruit is a fertilized ovary. Clear? ठीक है. अब आगे चलते हैं. Now meanwhile the petals, sepals and stamens, style and stigma, they may shrivel and they fall off. तो fertilization के बाद क्या होता है, जो बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं या जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, इसको आप फ्लोरल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, स्टेमन्स, पिस्टल. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो सारे फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल ऑर्गन्स हैं, दे फॉल ऑफ. क्लियर? और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है. क्लियर? तो ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही आता है, फॉलिंग ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स सच एज पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल एंड द स्टिग्मा. नाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? फ्रूट में आपने कोई ऐसा फ्लावर का पार्ट देखा है जो कि इट इज स्टिल परसिस्टिंग? तो आपने देखा यूजुअली जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टिग्मा, दे फॉल ऑफ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है. पर कोई ऐसा आपने फ्रूट देखा है जिसमें ये फ्लोरल पार्ट्स परसिस्ट करते हैं? तो इसका एग्जांपल है एप्पल. तो एप्पल में क्या होता है, ठीक है, जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स वहां पे कभी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो एप्पल एक ऐसा एग्जांपल है फ्रूट का जहां पर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. वहां पे आपको सेपल्स देख सकते हैं फ्लावर में. तो सेपल्स दे परसिस्ट इन दी फ्रूट, ओके, विच इज एप्पल. क्लियर? ठीक है. और जो एप्पल है उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. अब इसे फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि यूजुअली जो फ्रूट होता है डेवलप्स फ्रॉम दी ओवरी, पर जो एप्पल होता है उसमें जो फ्लैशी पार्ट होता है एप्पल का, दैट डेवलप्स फ्रॉम दी थैलेमस. थैलेमस क्या होता है? इट इज दी बेस और सोलन पार्ट, ओके, ऑफ द फ्लावर ऑन विच ऑल दी फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट. ठीक है. आपने फ्लावर के नीचे देखा होगा एक सोलन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल. अब ये जो थैलेमस होता है इससे सारे फ्लोरल जो पार्ट्स हैं, ठीक है, सेपल्स, स्टेमन्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल, दे आर अटैच्ड टू दिस थैलेमस, और वी कैन से दे अराइज फ्रॉम दिस थैलेमस. तो एप्पल में थैलेमस, ओके, फॉर्म द फ्लैशी पार्ट दैट यू ईट. क्लियर? वैसे यूजुअली क्या होता है, सारे फ्रूट्स में ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट.
क्लियर? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ द सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो आपने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे सीड्स बन रहे हैं। ओके, अब सीड्स जो बन रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स बनते हैं, मींस सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सीड फॉर्मेशन? एंजियोस्पर्म सीड्स क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो इसका पहला रीजन तो ये हो गया, जो सीड्स है दे प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्लियर? ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो ही आगे चल के न्यू प्लांट बनाता है। तो पहला क्या इसका बेनिफिट हो गया सीड फॉर्मेशन का, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द हार्श कंडीशंस। ठीक है, और जो सीड्स जो हैं, दूसरा बेनिफिट क्या है, सीड जो है वो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो आल्सो। क्लियर? ठीक है, इसके बाद जो सीड्स जो हैं दे हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट आल्सो। अब क्या होते हैं, सीड जो हैं वो कभी कभार डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। क्लियर? तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वाटर अवेलेबल नहीं है, तो सीड्स दे अंडरगो डोरमेंसी। तो डोरमेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। तो डोरमेंट कंडीशन में क्या होता है, देयर इज वेरी लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या देयर इज ऑलमोस्ट नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, यानी कि सीड को अगर मॉइस्चर मिला, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला, तो क्या होगा, सीड दोबारा जर्मिनेट फिर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सीड्स हैं जो कि 1000 साल बाद भी जर्मिनेट करते हैं। तो वो 1000 साल तक डोरमेंट कंडीशन में थे, एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस उनको मिली, देन दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। सो डोरमेंसी ऑफ द सीड, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट ऑल्सो। क्लियर? ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द सीड फॉर्मेशन। इसके अलावा सीड जो हैं, these can be dispersed to various habitats. Clear? So these can be carried to various locations, various habitats, and then they can occupy various habitats. So this also helps in the survival and spread of the species, of the plant species. Clear? ठीक है, और सीड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो सीड्स जो हैं वो हम उनको हम स्टोर भी कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सीड बैंक्स होते हैं, उसमें हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। क्लियर? तो दीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ सम ऑफ द प्लांट स्पीशीज। तो कुछ प्लांट स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, तो उसके हम सीड स्टोर करके रख लेते हैं। तो सीड कैन बी स्टोर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एट वेरी लो टेम्परेचर। क्लियर? सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग of the extinction of the plant species. Okay, clear है? So these are the benefits of the seed formation. अब आगे चलते हैं. Now the seed contain the future plant or the embryo which develops into a seedling under appropriate conditions. Okay, ठीक है? तो सीड जो है वो जर्मिनेट करता है जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, और जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करेगा एंड इट विल फॉर्म द सीडलिंग। ठीक है, तो सीड आपने देखा होगा जब जर्मिनेट करता है तब क्या होता है, अ प्लिम्यूल इज फॉर्म्ड एंड अ रेडिकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लिम्यूल विल गिव राइज टू द शूट एंड रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट सिस्टम। तो इनिशियली क्या होता है, आपने सीड जो है, सीड्स आर सोन इन दी दे आर सोन अंडर द ग्राउंड, यानी कि सॉइल में उसको आप सो करते हैं। तो इनिशियली सीड को लाइट की जरूरत नहीं होती, इट इज ग्रोन इन द डार्क कंडीशंस विद इन द सॉइल। अब ये क्यों? क्योंकि
सीड जो है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं विच इज यूटिलाइज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर उसको यूटिलाइज करके, ठीक है, इस न्यूट्रिशन को, ठीक है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट करता है, ठीक है, वो सीडलिंग बनाता है। फिर क्या होगा, लेटर ऑन क्या होगा, जो शूट्स हैं दे आर ग्रीन, क्लियर, the shoot will give rise to leaves also and then the plant will start photosynthesizing, फिर वो अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देगा। So this is also the importance of the seed. It has the reserve food material which is utilized by the developing embryo. Okay, this is clear. तो आप इस इमेज में क्या देख सकते हैं, यहाँ आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाई गई है, जिसे शोइंग द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ऑन द स्टिग्मा अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिस्टल है उसके क्या पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और सिग्मा। तो ये है ओवरी, ठीक है, ये स्टाइल है जो इलोंगेटेड पार्ट है, और फिर जो टर्मिनल पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब पोलन यहाँ पे लैंड किया, ठीक है, दिस इज द पोलन ग्रेन। इफ द पोलन इज कंपैटिबल, यानी कि वो अगर राइट टाइप का है, देन द पोलन विल जर्मिनेट, और उसने बनाई पोलन ट्यूब। ना पोलन ट्यूब, it travels through the tissue of the stigma and the style. So the pollen tube is traveling through the style, which is the elongated part, and then finally it reaches the ovule, which is present in the ovary. अब आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी के अंदर चली गई, ओव्यूल के अंदर चली गई, ठीक है, ओव्यूल कुछ केमिकल रिलीज करता है विच अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब। अभी जो पोलन ट्यूब है इट इज कैरिंग दी 2 मेल गैमीट्स, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है विच इज प्रेजेंट विद इन दी ओवरी। और ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, आप जो दो लेयर्स देख सकते हैं, दीज आर दी इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय दीज इंटेग्यूमेंट्स। ये दो आप देख सकते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। तो ये आप एम्ब्रियो सैक देख सकते हैं जो स्लाइटिश थोड़ा पिंकिश सा कलर का है, दिस इज दी एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक जो होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें द एग इज प्रेजेंट, द एग सेल इज प्रेजेंट विद इन द एम्ब्रियो सैक। अब लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, या एम्ब्रियो सैक में किस किस प्रकार के सेल्स होते हैं। तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके जो चेलाजल एंड है वहां पे एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 एंटीपोडल। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पे एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ 2 साइनेड्स एंड 1 एग सेल। और सेंटर में आप सेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में, ये जो सेंटर में सेल है, दीज आर दी 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल, क्लियर, विच इज प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरा मेल गैमीट इट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, क्लियर। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज एन फिगर शोइंग यू द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ऑन द स्टिग्मा अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, क्लियर, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ओके पोलन जर्मिनेशन। अब आप जब सीड जर्मिनेट करता है तो क्या करता है, इट फॉर्म्स द सीडलिंग। तो आप शूट देख सकते हैं और वहां पे आप रूट देख सकते हैं, क्लियर। अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यू हैव टू सोक अ फ्यू सीड ऑफ बंगाल ग्राम, जिसको आप चना भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको आप ओवरनाइट रख देंगे। तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सीड जर्मिनेट करने शुरू हो जाएंगे, क्लियर। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए पानी की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो सीड्स जो हैं, सीड्स आर यूजुअली कवर्ड बाय द सीड कोट विच इज वेरी टफ, क्लियर। तो सीड कोट, जब सीड को हम पानी में सोक करते हैं, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ दिस सीड कोट, क्लियर, और फिर सीड जर्मिनेट करता है। तो सीड फॉर्म्स दी रूट एंड दी शूट्स, क्लियर। तो अगर आप कोई भी सीड को पानी में सोक करके रखते हैं, क्लियर, यानी कि उसको आप मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं,
तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ओके, इनिशियली सीड को लाइट की जरूरत नहीं होती। जनरली जो सीड्स होते हैं उनको लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल पहले से ही प्रेजेंट होता है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, ठीक है, तभी हम सीड को सॉइल के अंदर सो करते हैं। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर नाउ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हो गए? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल। तो आउटर मोस्ट वॉल होता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स, विच इज मेड अप ऑफ सेपल्स। इट इज द कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कैलिक्स के अंदर का जो वॉल होता है उसको बोलते हैं कोरोला, विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स। पेटल्स के अंदर का जो वॉल होता है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, ओके, विच इज मेड अप ऑफ स्टेमन्स। और जो इनर मोस्ट वॉल होता है उसको बोलते हैं गाइनोशियम, विच इज मेड अप ऑफ द पिस्टल। अब स्टेमन एंड पिस्टल, दे आर दी reproductive parts. Stamen is the male reproductive part, pistil is the female reproductive part. अब जो stamens होते हैं, clear, it consists of the filament which is known as the stalk, which bears the bilobed anther. अब anther में क्या हो रहा है? pollen grains are produced which are haploid structure. pollen grain आगे चल के 2 male gametes बनाते हैं। जो पिस्टल होता है, पिस्टल के पार्ट्स क्या होते हैं? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी इज द सोलन पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द ओव्यूल। ओके, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं एग सेल। क्लियर? ठीक है, अब पोलन जो है, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू दी स्टिग्मा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार की होती हैं। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? द पोलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पोलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, एंड दिस फ्लावर कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और अनदर प्लांट। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, ये एबायोटिक हो सकते हैं या बायोटिक हो सकते हैं। क्लियर? तो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से हो गए? एयर और वाटर। और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो गए आपके एनिमल्स और इंसेक्ट्स। क्लियर? ठीक है, अब क्या होता है? व्हेन द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, इफ द पोलन इज कंपैटिबल, अगर वो राइट टाइप का है तो क्या होगा? इट विल फॉर्म द पोलन ट्यूब। A pollen tube, it carries the 2 male gametes, and pollen tube is attracted towards the ovule. It travels through the style and it reaches the ovule. Ovule, जब pollen tube ovule तक पहुंचती है, तब क्या होता है? Then it enters into the ovule, and then it enters into the embryo sac, and then it releases the 2 male gamete in the embryo sac. One of the male gamete fuses with the egg. Clear? जब फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट की, क्लियर, यानी कि जब मेल गैमीट और एग की जब फ्यूजन होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उससे बनता है जाइगोट। जाइगोट से फिर बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर बनेगा एंटायर न्यू प्लांट। क्लियर? तो यहां पे आप कौन कौन से इवेंट्स आपने देखे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या इवेंट्स हो रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स एंड दी पॉलिनेशन, दीज आर दी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर हुई आपकी फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग। देन दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो रहा है? ठीक है, वहां पे जाइगोट बन रहा है, ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड, ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, द फ्लोरल पार्ट्स दे फॉल ऑफ। ठीक है, क्लियर? तो दीज आर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं ये सेशन आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा। क्लियर? और
जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम ठीक है क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।